बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर होगा ना वो होगा लाइटिंग के ऊपर। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे लाइट की बेसिक्स के अनरियल इंजन में आपने लाइटिंग करनी किस तरह से है, यानी क्या तरीक़ेकार है, कौन सी मैक्स में कौन सी लाइटिंग होती है और उसका अल्टरनेट क्या है अनरियल इंजन में। मैंने एक यहाँ पर ना कुछ छोटी सी चीज़ें बना लेते हैं। आपको मैंने बताया था टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में क्विक ऐड टू प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपके पास बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स आ जाती हैं। जैसे मैं इस शेप्स में चला जाऊँ, अब मैं कुछ भी बना लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्फीयर है, इसको मैंने ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर लिए। मैं 2-3 स्फीयर यहाँ पे बना लेता हूँ। ये हमारा सन एंड स्काई वाला सिस्टम है। फॉर द टाइम बिंग मैंने इसको उठा के साइड पे रख दिया। ये किस जगह पे आ रहा है? आउटलाइनर में आ रहा है। अब मैं थोड़ा मैक्स भी है हमारा, इसको भी मैं ज़रा स्क्रॉल करके इस साइड के ऊपर ले आता हूँ ताकि मैक्स भी हमारा आ जाए। अच्छा, अब लाइटिंग करने के लिए आपने देखा है कि अनरियल इंजन में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लाइट्स आई हैं, जैसे कि सनलाइट वगैरह, इस तरह की चीज़ें। हमारे पास मैक्स में नहीं वो चीज़ें आती हैं। मैक्स में आपको बाय डिफ़ॉल्ट सन वगैरह लगाना पड़ता है। अब मैं फॉर द टाइम बीइंग सारी चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ। जैसे ये पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम है, सन एंड स्काई सिस्टम है, वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड है, और फिर इसके अलावा एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग है, और दैट्स इट। सिनी कैमरा एक्टर भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट इसको पकड़ के डिलीट की प्रेस कर देता हूँ, डिलीट हो गया। उससे पहले मैं दोबारा अपना शॉर्टकट वाला सॉफ्टवेयर कर लूँ, की प्रेस कंपाइल्ड 64, ताकि हमें वीडियो रिकॉर्डिंग में जो कीज़ है ना वो नज़र आती है। अच्छा जी, ठीक है। आपने देखा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हम बारी बारी करके सारे लाइटिंग को स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी लाइटिंग है। अच्छा, जैसे मैक्स में हम लोग वापस आते हैं ना, तो मैक्स में हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं ना, जैसे ये हमने स्फीयर बनाया, तो मैक्स में हम इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं एंटिटी। ठीक है, कि ये एक एंटिटी है इस ऑब्जेक्ट को। जबकि हम अनरियल इंजन में आते हैं ना, तो हम अनरियल इंजन में इन सब ये जो जितने ऑब्जेक्ट्स हैं ना, हम इनको एक्टर्स का नाम देते हैं। यानी ये एक लाइट एक्टर है, ये एक ज्योमेट्री एक्टर है, इसी तरह ये सब एक्टर्स हैं। तो बेसिकली अनरियल इंजन इसको एज एन एक्टर रेफ़र कर रहा होता है। कुछ सॉफ्टवेयर में इसको नोड कहते हैं। ठीक है, स्फीयर हमने बना लिया हुआ। अब हम चले जाते हैं लाइट्स में, क्योंकि हम सब लोगों ने कोरोना वीरे वगैरह इन सब की लाइट्स को स्टडी किया हुआ है। तो अब हमें लाइट्स आनी कहाँ से है? ये क्विक ऐड टू प्रोजेक्ट, और इसमें लाइट्स, और यहाँ पर ये सारी लाइट की ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि ये कौन कौन सी लाइट्स हैं। जैसे ये रेक्टेंगुलर लाइट्स है, पॉइंट लाइट है। अब हम ऊपर से शुरू हो जाते हैं बारी बारी। जैसे ये डायरेक्शनल लाइट है। डायरेक्शनल लाइट को मैंने ऐसे ड्रैग करके यूँ ऐसे ड्रॉप किया, तो आपने देखा कि ये एक लाइट आ गई जिसका एरो आ रहा है और कुछ यूँ डायरेक्शन आ रही है। अब ये डायरेक्शनल लाइट बेसिकली अनरियल इंजन में किस लिए इस्तेमाल होती है? इसको आप मैक्स में रफली अल्टरनेट कर सकते हैं सनलाइट का। यानी जो सन वाला सिस्टम है ना हमारा, वो डायरेक्शनल लाइट का सिस्टम है। यानी आप इसको व्यू पोर्ट में से भी पकड़ के इस तरह रोटेट कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप इसको रोटेट कर लें। थोड़ी आप इसकी डायरेक्शन इस तरह से भी रोटेट कर सकते हैं। अब ये क्या है? ये चूँकि इन्फिनिटली फार सोर्स है, लाइट सोर्स, इस वजह से इसको आपको इधर उधर मूव करें, जिस जगह पे भी रखें, इसकी प्लेसमेंट जो है वो मैटर नहीं करती, लेकिन इसकी डायरेक्शनैलिटी मैटर करती है आपकी डायरेक्शन के ऊपर, शैडो के ऊपर। अच्छा, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हमारे पास यहाँ पे अनरियल इंजन का ग्लोबल इल्यूमिनेशन का लाइटिंग सिस्टम अवेलेबल है, और वो इनेबल है। अगर अनरियल इंजन का लूमन ये लाइटिंग सिस्टम इनेबल नहीं होगा, तो ये हमारे पास ये ग्रे शेडो और ये लाइन इस तरह से नहीं बनेगी। अगर हम एडिट मेन्यू में जाते हैं और हम जाते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग में, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में हम गए तो हमने यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पर एक रेंडरिंग वाला टैब आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया
और इसको मैं दोबारा ऐसे स्क्रॉल करके नीचे जाता हूँ ऐसे, तो आपने देखा है कि ये हमारे पास ग्लोबल इल्यूमिनेशन वाला सिस्टम लूमन इनेबल है, रिफ्लेक्शन मेथड भी लूमन इनेबल है, और उसकी ये जो रेजोल्यूशन है वो है 2048, यानी ये रेजोल्यूशन हमारे पास इनेबल है। और उसमें उसके बाद लूमन यूज़ हार्डवेयर ट्रेसिंग ये भी इनेबल है, और हाई क्वालिटी रिफ्लेक्शन ये ऑफ है, लेकिन हमने इसको ऑन करना है। अच्छा, अब हम लोग चूँकि ज़्यादातर हम लोग RTX ही यूज़ कर रहे हैं और हम लोगों ने RTX ही यूज़ करना है। रिफ्लेक्शंस का अनरियल इंजन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। सरफेस कैश काम करती है किसी हद तक, लेकिन हमने हिट लाइटिंग फॉर रिफ्लेक्शन इस मोड को ऑन करके हमने काम करना है जब भी हमने अपनी कोई सीन फाइल बनानी है। और ये सब चेक बॉक्सेस हमारे पास इनेबल होने चाहिए, स्पोर्ट हार्डवेयर, रे ट्रेसिंग, स्काईलाइट वगैरह, टेक्सचर लाइट और पाथ ट्रेसर, ये हमारे पास इनेबल होने चाहिए सारे। अब ये जो हिट लाइटिंग फॉर रिफ्लेक्शन, अगर आपके पास RTX नहीं लगा होगा तो ये वाला मोड इनेबल नहीं होगा। आप जस्ट सरफेस, इसका क्या फ़ायदा क्या इसका फ़ायदा ये है, अभी मैं आपको बताता हूँ, जो बेसिकली रिफ्लेक्शंस होती हैं ना वो बेहतर हो जाती हैं। अदरवाइज़ रिफ्लेक्शंस का ये मैटर होता है कि रिफ्लेक्शंस अगर आप यूँ देख रहे हैं ना इस तरह स्ट्रेट, तो आपको रिफ्लेक्शन नज़र आती रहेंगी, लेकिन जैसे ही आप एंगल से डिविएट करेंगे तो वो रिफ्लेक्शन ब्लर होके तो उसमें फेड ऑफ हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास RTX का ये फीचर इनेबल है, हिट लाइटिंग फॉर रिफ्लेक्शन, तो बेसिकली आपकी वो जो रिफ्लेक्शंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे। अगर आप इस तरह एंगल्स के ऊपर चीज़ को देखेंगे तो रिफ्लेक्शन कंपैरेटिवली फिर भी होंगी। क्योंकि ये गेमिंग इंजन है, अल्टीमेटली इसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेशन है। ये एक ऑफलाइन रेंडर नहीं है वीरा या कोरोना की तरह, तो इसमें कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को आपको बैलेंस करना पड़ता है लाजमन। अच्छा, हाँ जी, वो इस वजह से क्योंकि कोई भी सराउंडिंग में कोई चीज़ नहीं है, इस वजह से शेडोज़ जो हैं वो डार्क है। तो अभी हम सिर्फ लाइटिंग का स्टडी कर रहे थे कि लाइटिंग आनी कहाँ से, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊँगा। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ हमने करनी है ना, कोई भी लाइट लगानी है ना, चूँकि हम लोग बेक्ड लाइटिंग नहीं पढ़ रहे और हमने बेक लाइटिंग करनी भी नहीं है, क्योंकि आर्कविज़ में, मतलब मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आर्कविज़ में बेक लाइटिंग करना बिल्कुल ही फजूल काम है। क्योंकि बेक लाइटिंग में टाइम लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो आर्कविज़ के हवाले से, बाकी अगर किसी और का कोई और काम है तो वो उस हवाले से बेक लाइटिंग इस तरह की चीज़ ऑन कर सकता है। तो उसमें जो सबसे वियर्ड चीज़ है जो हम लोग कभी इनकाउंटर नहीं करते किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में, वो हर लाइट में ना ये एक चीज़ होती है, वैसे हर ऑब्जेक्ट में भी होती है, लेकिन यह है कि लाइट में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है मोबिलिटी। मोबिलिटी को आपने हमेशा मूवेबल के ऊपर रखना है, क्योंकि हम लोग सारा डायनेमिक सिस्टम कर रहे हैं, तो लिहाजा हमने कोई भी लाइट लगाएंगे हमने उसको एज अ मूवेबल लाइटिंग सिस्टम रखना है। अब ये मूवेबल लाइटिंग सिस्टम हमने क्यों रखना है, क्योंकि अगर हम दोबारा प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएं और रेंडरिंग में जाएं तो यहाँ पर हमारे पास शैडो मैप्स आ रहे होंगे। ये हैं वर्चुअल शैडो मैप्स, ये लूमन के शेडोज़ हैं। तो इसमें आप प्रैक्टिकली इन्फिनिट अमाउंट ऑफ लाइट लगा सकते हैं, वरना गेमिंग इंजन होने की वजह से जो गेमिंग इंजन्स हैं वो आपके शेडोज़ को सही तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाते। अगर आपके पास लाइट की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो आपका जितना मर्ज़ी अच्छा लगा हो, चाहे आपके पास RTX 4090 भी लगा हो, अल्टीमेटली आपका सीन जो है बहुत ज़्यादा लैग करके और ड्रैग करके, और आप खुद ही परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हुआ। अब आपने देखा मैंने ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक किया तो उसने मोबिलिटी को स्टैटिक रखा हुआ, हमने इसको सबको स्टैटिक ही रखना है अनलेस और अनटिल हमारे पास कोई ऐसा प्लांट है जो कि मूवेबल है और वो मूव हो रहा है, या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो मूव हो रहा है। लाइटिंग में ख़ुसूसी तौर पर आपने ये चीज़ रखनी है, लाइट लगाते ही आपने इसको मूवेबल पे क्लिक कर देना, दैट्स इट। इसके ऊपर फुल स्टॉप है। लूमन UE5 और रियल टाइम आर्कविज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमने इसके साथ काम करना, और ये हमारा वर्क फ्लो का प्रोसेस है। अच्छा, ये अब हमारी डायरेक्शनल लाइट आ गई। हम प्रॉपर्टीज़ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, उसके बाद हम चले जाते हैं लाइट में, उसके बाद हमारे पास पॉइंट लाइट आ गई। अब पॉइंट लाइट अवेलेबल हुई, इसको आप इसी तरह मूव करके देख लें, आपके पास ये सारा शेडोज़ वगैरह आ रहा है। और दूसरी बात, मैंने इसका फौरी आके मूवेबल पे क्लिक कर दिया।
अच्छा जी, पॉइंट लाइट क्या होती है? पॉइंट लाइट हमें मतलब हम सबको पता है, हम सब लोग स्टडी करने वाले बंदे, वो लाइट है जो हर डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रही है। अच्छा, कोरोना या वीरे में शायद इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये लाइट थोड़ी सी कॉस्टली होती है ग्राफिक्स कार्ड के हवाले से। अगर मैं इसको शो FPS यहाँ से ऑन करूँ, जो कि हम ऑन कर रहे हैं, तो ये हमारा फ्रेम रेट इस वक्त 120 है, दरमियान में आपने कहीं पे देखा कि 70 ड्रॉप हुआ है और इस तरह करके ना। तो पॉइंट लाइट थोड़ी सी कॉस्टली है कंपैरेटिवली दूसरी लाइटों के, तो आपने इन लाइटों को थोड़ा वाइजली यूज़ करना है। यानी ऐसे नहीं आप कर सकते जैसे हम लोग कोरोना या वीरे की लाइट करते हैं ना, तो हम जस्ट मतलब 3 फुट के फासले पे एक लाइट लगी हुई है और हमने जी 3 फुट के फासले पे एक लाइट लगा दी। ये गेमिंग इंजन है, इसमें आपने लाइटिंग करते वक्त सोचना है कि मैंने जितनी कम लाइट हो सकती है ना उसके एक्चुअल वो लगाने हैं, और उसमें मेरा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो मतलब जैसे आपके सीलिंग फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर सीलिंग एक्चुअल फ़ाइल ही खोल लेनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है। इस फाइल से मैं आपको दिखाऊंगा कि जो एक्चुअल लाइट के स्पॉट है या जहाँ पर लाइट होनी चाहिए, मैंने वहाँ पर लाइट हर जगह पर नहीं लगाई, मैंने उसको वाइजली यूज़ किया और इस तरीक़ेकार से यूज़ किया है कि ये मेरे सिस्टम के ऊपर परफॉर्मेंस पे बर्डन तो नहीं डाल रही। यानी अगर मैं इसको FPS पे आऊँ तो आप देख रहे होंगे कि मेरा FPS कितना ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, 30 फ्रेम पर सेकंड आ रहे हैं। अब जनरली ऊपर इतनी सारी लाइट्स लगी हुई हैं सीलिंग में, लेकिन मैंने सिर्फ लाइट्स इंटेलिजेंटली वहाँ पर लगाई हैं जहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली मुझे इसका हॉट स्पॉट चाहिए हो सकता था। समझ रहे हैं आप? यानी कि आपने अपनी लाइटिंग जो है वो बड़ा इंटेलिजेंटली करनी है, आपने उस जगह पर लाइट नहीं ठोक देनी जहाँ पर लाइट लगी हुई है। ये गेमिंग इंजन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, लेकिन अल्टीमेटली ये इसका प्लस पॉइंट भी होता है, क्योंकि इसमें आपको अवेलेबिलिटी जो ऑप्शंस की और बाकी चीज़ों की मिल रही है तो काफ़ी बेहतर है। अच्छा, अब मैं इसको जी दबा के ऑन ऑफ करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि एक्चुअल लाइटिंग कहाँ कहाँ पर है, जबकि मैंने लाइटिंग की हुई है। हाँ, जैसे यहाँ पर ज़रूरी लाइट थी, यहाँ पर मैंने लाइट एक लगा दी है। इसी तरह मैंने सिर्फ यहाँ पर एक लाइट लगाई है, जबकि यहाँ पर काफ़ी सारी लाइट लगी हुई है। इंटेलिजेंटली मैंने उसको लाइट किया है, मैंने देखा कि अगर हो सकता है। अब इस जगह पर मैं आ जाऊँ तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक रेक्टेंगुलर लाइट लगाई है, बस दैट्स इट, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर कोई लाइट नहीं लगाई। बाकी मैंने ये सब इमिसिव मटेरियल लगाया हुआ है जिसकी बेस के ऊपर ये थोड़ा सा ग्लो कर रहा है, और एक रेक्टेंगुलर लाइट से मैंने सारा एरिया लिट कर लिया हुआ, ताकि मेरी परफॉर्मेंस जो है वो इंजन की बेहतर रहे काफ़ी। हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल वो स्पॉटलाइट से बनाए हुए हैं, जैसे ये बनाए हुए हैं। ये लाइट लगी हुई है, इसमें मैंने एक IES लाइट लगाई हुई है। ये देखें, अब इसको मैं अगर करीब कर दूंगा ना ऐसे, तो ये वो स्पॉट बना होगा ऐसे, और इसके अगर मैं स्क्रॉल करके इसके ऊपर हम जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये एक IES और 01 नंबर जो है ये प्रोफाइल लगी हुई है। अगर ये मतलब इस दीवार के ऊपर आपको सही बिल्कुल पता लग जाएगा। इस लाइट को अगर मैं खींच के इस जगह पे ले आऊँ तो ये आपका स्पॉट बन ऐसे, और जी दबा के मैं गेम मोड में आ जाऊँगा तो आपके पास ये लाइट आ गई, इस तरह से स्पॉट आ गया। अच्छा, अब हम दोबारा वापस अपनी उसी फाइल के ऊपर आ जाते हैं। हाँ, ये सारे आइकॉन्स हाइड अनहाइड करने के लिए, यानी कैमरा आइकॉन, लाइटिंग आइकॉन्स वगैरह सब कुछ हाइड करना है आपने, तो उसके लिए ये जी है। अब दोबारा मैं अपनी उसी फाइल के ऊपर आ जाता हूँ। अच्छा जी, अब हम दोबारा इसको डिलीट कर दें। वॉल्यूमेट्रिक, सन एंड स्काई, पोस्ट प्रोसेसिंग, वॉल्यूम, और ये सब कुछ मैंने दोबारा डिलीट कर दिया। अब मैं इस जगह पे गया, हमने वो पढ़ी थी पॉइंट लाइट, उसके बाद मैं आ जाता हूँ स्पॉट लाइट के ऊपर। स्पॉट लाइट पर मैंने क्लिक किया तो आपने देखा कि ये हमारे पास एक स्पॉट लाइट आ गई। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये इस तरह मोड ना शो हो रहा हो तो आप इसको अनलिट के ऊपर जाके लिट पे जाएंगे तो आपके पास ये लाइटिंग अपडेट हो जाएगी। बाज़ दफ़ा हो जाता है कि इंजन इसे अपडेट नहीं करता, तो इसे आप वायर फ्रेम, अनलिट, किसी भी और ये जो डिस्प्ले का मेथड होता है जो मैक्स में भी है, बड़ा एक स्टैंडर्ड कॉमन सा मेथड है, आप उस पर स्विच करके तो इसको इसके ऊपर स्विच करेंगे तो हमारे पास स्पॉट लाइट आ गई। अब स्पॉट लाइट को आप एज़ यूजुअल मूव, रोटेट, स्केल कर सकते हैं, और इसी तरह से हमारे पास क्रिएट मेन्यू, लाइट्स, रेक्टेंगुलर लाइट आ गई। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल लाइट है जो कि वीरे प्लेन लाइट के इक्विवेलेंट है या कोरोना प्लेन लाइट के इक्विवेलेंट है,
इसकी आपके पास डायरेक्शन आ गई, जस्ट सिंपली आप इसको रोटेट कर लें। इसी तरह हमारे पास ये जनरल लाइट्स हैं। अच्छा, अब हम इनकी लाइट की प्रॉपर्टीज़ स्टडी करना जाते हैं। अब सबसे पहले जो लाइट हम लोग स्टडी करेंगे वो है रेक्टेंगुलर लाइट। रेक्टेंगुलर लाइट चूँकि बड़ी कॉमन है और वीरे की सबसे कॉमन लाइट वीरे प्लेन लाइट होती है। हर एक को आइडिया है कि प्लेन लाइट के साथ कैसे, ठीक है जी, प्लेन लाइट का सबको आइडिया होता है। प्लेन लाइट जस्ट मैंने लगाई, मैं इसे मूव करके किसी भी जगह पे रख देता हूँ। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखना शुरू करते हैं इस जगह के ऊपर। अब ये क्या है, डिटेल वाला टैब है। मैक्स में जिस तरह मॉडिफाई पैनल है उस तरह अनरियल इंजन में ये डिटेल वाला पैनल है। अब मैं इसके ऊपर जाऊँ राइट साइड के ऊपर, तो सबसे पहले मैं क्या काम कर सकता हूँ, इसको मैं अगर ऐसे क्लिक करूँगा तो मैं इस लाइट का नाम रख लूँगा प्लेन लाइट। यहाँ से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं और ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग करके कोई भी इसकी कोडिंग वगैरह कर सकते हैं। ये इसकी आपके पास प्लेसमेंट आ रही है, यानी ये किस जगह पे वर्ल्ड एक्सिस में इसके कोऑर्डिनेशन आ रहे हैं। अब इस पे मूव करने के लिए या तो आप इस तरह मूव कर सकते हैं, या अगर आपने इसको मूव करना है तो आपने देखा है कि माउस का जो पॉइंटर है वो थोड़ा सा चेंज हुआ। मैंने इसको ऐसे ड्रैग किया तो मैं यहाँ से भी इसको एक्स वाई या जेड एक्सिस में इस तरह ऊपर नीचे चेंज कर सकता हूँ, और इसी तरह मैं इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकता हूँ इस जगह से। फिर उन्होंने लाइट अपनी फिक्स कर दी है। हाँ जी, तो हम कहते हैं कि लाइट हमारी ना जगह से हिले ना। कई बार होता है ना कि लाइट बाहर लगे तो इसमें कोई ऐसा हाँ। है तो कि हम लोग उसे एक जगह पे स्टक कर दें कि हिले ना। लॉक कर लेंगे, ये है। लॉक कर लें। अब ये मतलब एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद है, मैं इसको देख देता हूँ। मैंने ट्यूटोरियल में देखा था कि इसमें लॉक की ऑप्शन देते हैं, लेकिन ये मैं स्टडी करके आपको बता दूंगा दोबारा। लेकिन होता है उसमें बेसिकली आप ना लाइट या कैमरा हर चीज़ की प्लेसमेंट को लॉक कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो छोटे छोटे से एरोज़ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं इसकी प्लेसमेंट को रीसेट कर सकता हूँ, यानी कि वो 0 0 के ऊपर लेके आ सकता हूँ। तो अब ये 0 0 के ऊपर आ गई है। अच्छा, अब थोड़ी सी एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि हर लाइट में ना एक बड़ा सा सर्कल आ रहा है, ये हर लाइट के अंदर आएगा। बेसिकली ये सर्कल अगर मैं देखूं यहाँ पर, वीरे का वर्जन कौन सा इंस्टॉल है, 5 है, ओके। 6 भी है इधर कहीं पे इंस्टॉल, इसमें है मैक्स 2022 में या 23 में, 2023 में है। अच्छा, उससे पहले हमने गलती की कि हमने जब भी लाइट बनाई तो हमने इसको मूवेबल पे नहीं सेट किया। आपने यहाँ पे इसको मूवेबल पे सेट करना है। बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस के अंदर इशू आ सकते हैं अगर आप इसको मूवेबल पे नहीं सेट करेंगे। तो ये आपने इसको लाजमन मूवेबल पे सेट करना है। 2023 मैक्स खुल जाता है तो हम अच्छा, अब जैसे मैं इधर आऊँ तो हमारे पास लाइट्स और वीरे लाइट, जैसे मैंने एक वीरे लाइट बनाई तो बेसिकली वीरे लाइट में हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल होता है कि हमारे पास इन्होंने ऑप्शंस में ये तो वीरे पुराना लग रहा है, वीरे अच्छा 6 हॉट फिक्स 1 है, ठीक हो गया। बेसिकली इन्होंने भी अपना अटेन्यूएशंस दी हुई हैं, वो इस वर्जन में भी नहीं है, लेकिन बेसिकली अटेन्यूएशंस दी हुई हैं। अटेन्यूएशन क्या होती है? अटेन्यूएशन पुराने मैक्स में हमारे पास यानी स्टैंडर्ड लाइट्स में ना पहले अटेन्यूएशन अवेलेबल थी। अटेन्यूएशन का मतलब ये है कि लाइट्स इस जगह से इस जगह तक इफ़ेक्ट करेगी, उसके बाद इफ़ेक्ट नहीं करेगी। यानी कि अगर मैं अनरियल इंजन में वापस चला जाऊं तो अगर मैं इस अटेन्यूएशन को कट ऑफ करना शुरू करूंगा ना, जैसे ये आ रहा है मेरे पास अटेन्यूएशन रेडियस, तो आपने देखा है कि बस सिर्फ उस रेडियस के अंदर अंदर लाइट जो है वो कंटेन है, यानी उस एरिया से अटेन्यूएशन आपने देखा है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
और ये अटेन्यूएशन आपकी लाइट के ऊपर सिग्निफिकेंटली इम्पेक्ट करेगी कि आप कितनी दूर तक अपनी उस लाइट को लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के ऊपर। अब हमारे पास इसकी इंटेंसिटी कहाँ से है, वो ये सिंपल लाइट की इंटेंसिटी दी हुई है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस स्लाइडर को ड्रैग ड्रॉप करने से। अच्छा, अब आपने देखा है कि स्लाइडर एक जगह से वैल्यू से मैक्सिमम ऊपर नहीं जा रहा। इसका ऐसा मतलब नहीं है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ये जा सकता है, आपको जस्ट टाइप इन करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो अनरियल इंजन में लाइटिंग का यूनिट है वो है कैंडेला। तो कैंडेला में आप इसको टाइप इन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 3000 टाइप इन करूँगा तो ये अब लाइट का जो इंटेंसिटी है वो 3000 हो गई है। उसके बाद हमारे पास रेडियस आ जाता है जो हमने देखा है, एटेन्यूएशन रेडियस। आप इसको जैसे अगर इसको मैं स्केल अप करूँ थोड़ा ऐसे, तो आपने देखा है कि वही एक लाइट जो है वो फार मोर डिस्टेंस तक जो है वो रीच कर सकती है। अब मैं इसको 3000 की बजाय 30,000 कर देता हूँ, तो आपकी सेम वही लाइट है, वो आपकी उसकी रीच बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा, अब ये जो एक फ्लेयर सा आ रहा है ये मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने अभी इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम नहीं लगाया, जिस वजह से ये आ रहा है। तो मैं इसको ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए चलो इसको बंद कर देते हैं। मैं अपनी लाइट की इंटेंसिटी जो है वो वापस एक नॉर्मल जो इंटेंसिटी है उसके ऊपर ले आते हैं। यहाँ से आप लाइट की इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास कलर आ जाता है अपने लाइट का। कलर कोई भी कम ज़्यादा करना है, ये RGB वैल्यूज़ उसकी दी हुई हैं। इसके बाद हमारे पास, यानी ये प्लेन लाइट है चूँकि, तो लिहाजा आपके पास विड्थ उसकी आ जाती है और विड्थ और हाइट ऐसे, यानी आप इसको बिल्कुल प्लेन लाइट की तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, वीरे की लाइट में या कोरोना की लाइट में एक चीज़ नहीं होती। मैं ज़रा पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम थोड़ा सा लगा लूँ ताकि मैं इसको कंट्रोल कर लूँ। ठीक हो गया। और ये भी हम पढ़ेंगे, इसको मैं ज़रा छोटी सी सेटिंग कर लूँ, अनबाउंड इन्फिनिट एक्सटेंड। ये जिस वक्त उस तरफ जाएंगे ना, इसका नाम है लेंस लेयर इंटेंसिटी 0। ठीक है जी, ये हम पढ़ेंगे, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या स्टेप किया था मैंने। अभी हम लाइटिंग पढ़ रहे हैं तो हम इस तरफ आ जाते हैं। अच्छा, जो प्लेन लाइट है ना, उसमें वीरे और कोरोना में हमारे पास जस्ट सिंपल लेंथ और विड्थ होती है। इसमें एक छोटी सी इजाफी चीज़ है, वो है ये बार्न डोर। अब बार्न डोर क्या चीज़ है? बार्न डोर ये चीज़ है कि ये जो लाइट है ना, इसका एक फॉल ऑफ दिया हुआ इन्होंने ऐसे, यानी बार्न एंगल। अब जिस वक्त मैं इसको कम या ज़्यादा करूँगा तो आपने देखा है कि उसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज हो रही है, यानी कि बिल्कुल एक शार्प शेडो बन रहा है ऐसे। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं इस लाइट को काफ़ी ज़्यादा इसकी डायरेक्शनैलिटी कंट्रोल कर सकता हूँ, और इस बार्न डोर को मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। यानी इस लाइट को मैंने अगर बिल्कुल डायरेक्शनल लाइट बनाना हो तो मैं इसको ऐसे डायरेक्शनल लाइट बना सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूँगा कि अगर हमारे पास RTX नहीं होगा तो ये जो शेडोज़ इस तरह क्रिस्पर और इतने सॉफ्ट आ रहे हैं ना, ये सॉफ्ट नहीं आएंगे। उसकी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूँ कि मैं फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पर सर्च करता हूँ शेडोज़। इसमें मेरे पास ये आ रहा है कास्ट रे ट्रेस शेडोज़ ऑफ, और अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँगा तो अभी फ़िलहाल आपने शायद इतनी चेंज ना देखी होगी, लेकिन जनरली इनेबल और रे ट्रेसिंग में थोड़ा सा फ़र्क आता है। अभी शायद ये प्रोजेक्ट छोटा है या सिर्फ एक लाइट लगी हुई है, इस वजह से ये अपडेट नहीं हो रहा। लेकिन ये है कि इधर से आप इसकी प्रोजेक्ट के शेडोज़ की सेटिंग उसकी जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली सी बात है, मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि रे ट्रेसिंग हमें चाहिए और हमने ऑन करके ही सारा काम करना, ख़ास तौर पे आर्कविज़ का। बाकी गेमिंग लेवल का तो आप कर सकते हैं क्योंकि गेम में सिचुएशन डिफरेंट होती है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर आ जाता है, जो कि जनरली हम टेम्परेचर से काम करते हैं, जैसे 2500 कोरोना या वीरे की लाइट का।
और इसके अलावा हम इस टेम्परेचर को ऐसे मैनुअली भी स्लाइड अप डाउन कर सकते हैं। तो मैंने उस सीन में भी इसी तरह टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल किया हुआ। अब इसमें इनडायरेक्ट लाइटिंग इंटेंसिटी है, मतलब ये इनडायरेक्ट लाइटिंग इंटेंसिटी ये समझना बड़ा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। ये इसलिए ज़रूरी पॉइंट है कि कोरोना या वीरे में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होती इनडायरेक्ट लाइटिंग की। ग्लोबल इल्यूमिनेशन जो है ना, यानी जो उसका अपना इंजन है ना, वो खुद ही कैलकुलेट कर रहा होता है। इसमें बाज़ दफ़ा अगर आपने लाइट लगाई हुई और आपको लग रहा है कि आपके सोर्स या इधर उधर जो करीबी जगह है वहाँ पर लाइट कम है, यानी ग्लोबल इल्यूमिनेशन यानी उसका बाउंस कम है लाइट का, जैसे मैंने ये स्फीयर एक अदद ऐड कर दिया यहाँ पर। अब अगर ये वैसे रूम के अंदर होता है परफेक्ट तो तभी पता लगेगा, लेकिन ये है कि अगर जो दूसरी साइड के ऊपर शेडो की जो इन्फॉर्मेशन है ना, यानी अगर ये लाइट यहाँ से बाउंस होके आ रही है, मैंने ऐसे कम किया तो आपने देखा है कि ये थोड़ा सा हिस्सा डार्क हो गया, लाइट इनडायरेक्ट लाइट इंटेंसिटी ये आपने देखा है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया हुआ ऐसे इस जगह पर लाइट खसूसी तौर पर ज़्यादा आई है। उसका मतलब ये है कि ये लाइट जो है ये आपकी इनडायरेक्ट लाइटिंग में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। ये चीज़ें रेंडर इंजन में नहीं होती, ये चीज़ें आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इसमें लाइटिंग ज़रा थोड़ा टेक्निकल तरीके से करेंगे, तो लिहाजा आपको बाज़ दफ़ा इनडायरेक्ट लाइट की किसी जगह पे अगर आपको फ़ील हो रहा हो ना कि लाइट यहाँ पे लगी हुई है पर वो जो कोना है दूसरा वो लिट नहीं हो रहा, तो आपको इस लाइट की इनडायरेक्ट लाइटिंग जो है ना वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। हाँ, मैनुअली जितनी मर्ज़ी टाइप कर लें, 20 कर लें, नहीं ओवरऑल सीन में, पूरे सीन को करेगी, ओवरऑल पूरे सीन। मतलब नहीं समझा, सॉरी। वो फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर मसला होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं ना लेट हो रहा तो बस उस ऑब्जेक्ट के अंदर इशू होगा। वो इस तरह से इशू होगा कि उसके या तो नॉर्मल्स फ्लिप होंगे, या वो सही तरह से अटैच नहीं हुआ होगा, या जो उसके ऊपर मटेरियल लगा हुआ है उसके अंदर मसला, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट में तभी मसला हो सकता है। अच्छा, अब जैसे ये हमारे पास एक स्पॉटलाइट आ गई है, मैं इसमें वॉल्यूमेट्रिक इफ़ेक्ट भी ऑन कर सकता हूँ। सेम वही ऑप्शन है, मूवेबल पे आपने रखना है, सारे ऑप्शंस वही हैं। लाइट का ये शेडो वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएं हमारे पास ऐसा जिसमें और कोई मेरा ख़्याल है ज़रूरी एट्रीब्यूट नहीं है ऐसा फ़िलहाल। इनडायरेक्ट लाइट इंटेंसिटी हमने देख ली है, वॉल्यूमेट्रिक ये देख सकते हैं अगर मैं नहीं, अच्छा ये भी पढ़ते हैं। एक छोटा सा एक और मैं इफ़ेक्ट ऐड कर दूं, ये भी हम बाद में देखते हैं। ये है एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग, ये चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होता है। अब आपने देखा है कि मैं काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर ना इतने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, तो मुझे ना ढूंढने में बड़ा मसला होता है। मैं सीधा सीधा वो टाइप कर रहा हूँ, जैसे वॉल्यूम फॉग, इसको मैंने इनेबल कर दिया। जैसे ही मैंने इसको इनेबल किया तो आपने देखा है कि हमारे पास स्लाइड के अंदर हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फॉग इनेबल हो गई है। अब ये उसकी इंटेंसिटी मैं इसको यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अब मैं इसको बजाय ऑन ऑफ करने के बजाय मैं जी प्रेस करता हूँ तो आपने देखा है कि ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक लाइट की इंटेंसिटी आ गई है। अब मैं इसको यहाँ से किसी भी डायरेक्शन पे इसको रोटेट करके, तो मैं ये रेंडर में भी आएगी, ये रेंडर ही है, ये टेक्निकली ये रेंडर ही है। अब स्पॉटलाइट के अंदर उसको मैं ऐड की, या मैं क्या बोला था स्पॉटलाइट में, हर स्पॉटलाइट में और जिस तरह डायरेक्शनल लाइट्स हैं उन सब के अंदर ये बिल्ट इन है। जैसे ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर भी है। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको जाऊं और मैं यहाँ पे वॉल्यूम मैट्रिक लाइटिंग के ऊपर चला जाऊं तो इसकी इंटेंसिटी 1 है। मैं चाहता हूं कि ये ना करे तो मैं इसको कंट्रीब्यूशन इसकी 0 कर दी है। तो ये वाली लाइट जो है वो अब इनडायरेक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। 20, 10 ये आपने अक्सर देखा होगा कि काफ़ी सारे रेंडर्स हम लोग देखते हैं जो नाइट के रेंडर्स होते हैं, उसमें बिल्डिंग्स के पीछे से एक बड़ी खूबसूरत सी ग्लो सी आ रही होती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली
हाँ क्योंकि वीरे या कोरोना में तो अचीव करना इतना हो जाती है, हो जाती है। लेकिन उसमें रेंडर टाइम इतना, बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो रेंडर टाइम इतना बढ़ जाता है कि इंसान तौबा कर लेता है क्या इतना नहीं लगा, हाँ फिर फोटोशॉप में लगानी पड़ती है तो आप ये बेसिकली ये जो वॉल्यूम वाला इफेक्ट है ये आप इसमें इजीली ऑन कर सकते हैं इस तरह से। और उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग का इफ़ेक्ट होना ज़रूरी है, और उसके बाद क्योंकि इसके बगैर ये जो स्कैटरिंग वाला इफ़ेक्ट है ये काम नहीं करेगा। जैसे मैं इसको आर्ट डायरेक्ट अगर करूँ तो मैं अपनी उसके मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना इसको फॉग को कम ज़्यादा या इस तरह आप देख रहे हैं कि उस तरह चेंज कर सकता हूँ, या 0.9 कर दूँ तो आप देख रहे हैं कि अब वो सामने से नज़र आ रहा है और इस साइड से कम नज़र आ रहा है, यानी ग्लो जो है बाय डिफ़ॉल्ट पे ये आ रहा है। अच्छा, ये अब हमारे पास लाइट की बेसिक्स हो गई हैं। जी दोबारा ऑन किया, रेक्टेंगुलर लाइट के ऊपर आ गया, और हम नीचे आते हैं, हमारे पास इसमें इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बेशुमार एट्रीब्यूट्स हैं, कई एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने ख़ुद भी नहीं किए हैं वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाकी लाइट मैस है, इसको हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं, परफॉर्मेंस वगैरह रहने दें, सब कुछ ज़रूरत नहीं है। हाँ ये ज़रूर है, ये जैसे IES प्रोफाइल, तो IES प्रोफाइल हमने इनेबल करनी है, तो हम जनरली हम स्पॉटलाइट के अंदर ही लगाएंगे, क्योंकि सेंस बनती है, क्योंकि स्पॉटलाइट की डायरेक्शन है, तो इस वजह से हम IES जो है वो स्पॉटलाइट उसमें इनेबल कर देंगे। अब हमारे पास कोई IES पड़ी हुई है, ओके हम कोरोना की जो IES लाइट्स हैं वही लगा लेते हैं, ऑटोडेस्क सॉरी कोरोना IES ठीक हो गई। जैसे ये एक लाइट है, इसको जस्ट मैंने सिर्फ अच्छा हमेशा की तरह मैं फिर वही बात करूँगा, ऑर्गेनाइज होना है, अदरवाइज़ आप परेशान रहेंगे, प्रोजेक्ट नहीं हो सकेगा। मैंने नया फ़ोल्डर बना दिया, इसको मैंने IES का नाम दे दिया, और इस फोल्डर के अंदर मैंने इस लाइट को ऐसे करके ड्रैग ड्रॉप कर दी, तो ये हमारे पास एक IES लाइट आ गई है। अब लाइट लगानी किस तरह है, जैसे अनरियल इंजन में यहाँ पर कुछ स्लॉट्स बनी हुई हैं, ये आपको हर जगह पे मिलेंगी काफ़ी ज़्यादा। ये लाइट मटेरियल फंक्शन है, हमने इस पे नहीं लगाने, हमने लाइट प्रोफाइल पे लगाना, और यहाँ पे IES टेक्सचर आ रहा है। काफ़ी 2-3 तरीक़ों से लग सकता है, मैं ऐसे ड्रैग करके यूँ ड्रॉप कर लूँ, ऐसे भी लग जाएगा, या मैंने इसे सेलेक्ट किया और उसके बाद इस छोटे से एरो पे ऐसे क्लिक किया तो ये IES प्रोफाइल लाइट लग गई है। अब आपने देखा है कि ये कोरोना की IES लाइट भी लग गई है, और उसकी इंटेंसिटी भी मेरे पास आने लग गई है, और इसके अलावा हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फॉग भी आ रही है। अब मैं फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग वॉल्यूमेट्रिक फॉग को बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये थोड़ा एनॉय कर रहा है। मैं इसको पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम में आता हूँ और इधर वॉल्यूमेट्रिक फॉग टाइप करता हूँ, दैट से मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैंने जी प्रेस किया दोबारा, और मैंने अपनी ये लाइट सेलेक्ट कर ली, और इसी तरह ही मैं दोबारा IES पे आया, और ये हमारे पास IES लाइट टेक्सचर इनेबल हो गया। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जो IES इंटेंसिटी का बटन आ रहा है, तो ये कैसे टिक मार्क होगा, जैसे हम यहाँ पर कोई लाइट लगाते हैं मैक्स में, और हम उसको IES लाइट लगाएंगे तो हमारे पास वो जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं डिफ़ॉल्ट वाली, वही सेम ये प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। यानी इसका मतलब है कि इंटेंसिटी ये वो वाली यूज़ कर रहा है जो कि IES के अंदर बिल्ट इन है। अब यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 0.01 या 0.02 कर लूँ तो ये हमारे पास IES की ब्राइटनेस कंट्रोल हो रही है। अब मैं इसको Z डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर या नीचे कर लेता हूँ। जी दबा के मैंने दोबारा गेम मोड ऑन कर लिया, तो ये हमारे पास लाइट की डायरेक्शन हो गई। अच्छा, IES हमने देख लिया, कलर हमने देख लिए, डिस्टेंस फील्ड ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, ये इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। रे ट्रेसिंग, और इसमें एज सच मुझे अभी फ़िलहाल कोई ऐसी ऑप्शन नहीं नज़र आ रही जो कि कोई
हमें कोई ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत है। और इसी तरह से हम इस स्लाइड को भी देख लेते हैं, इसमें भी हम मुझे कोई एज सच इसके अलावा कोई ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, अब आपने देखा कि मैंने स्लाइड का साइज़ बढ़ाया हुआ, तो मुझे एटेन्यूएशन जो है ना वो बढ़ानी पड़ेगी। ये थोड़ा सा मैनुअल कंट्रोल है, ये करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपकी इंटेंसिटी बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको इंटेंसिटी आपने बढ़ाते जाएंगे लेकिन लाइट का इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका वो फार एटेन्यूएशन रेडियस है वो कम है। अब हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं। टेम्परेचर वही है, विजिबिलिटी ऑन ऑफ है, एक्टर हिडन गेम, लाइट मैस। अच्छा, मेरा जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना, जो गेमिंग इंजन्स होते हैं ना उनमें लाइटिंग को आप इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि क्योस वांटेज में ना मैंने काफ़ी कोशिश की है, क्योस वांटेज में भी ना आप ऑब्जेक्ट्स को लाइट को ना इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अब तो कोरोना को भी बीमारी पड़ चुकी है बेसिकली, अब उन्होंने लाइट इंक्लूड एक्सक्लूड दिया हुआ, लेकिन वो को बहुत अच्छा काम नहीं करता टेक्निक, मतलब जब का क्योस ग्रुप के पास गया। ओके, ठीक हो गया जी। किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? मेरा ख्याल है सच कोई इतनी को मुश्किल चीज़ तो नहीं थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब हम दोबारा से HDRI की जो साइंस है ना वो कोई इतनी ख़ास साइंस नहीं है। जस्ट आपने लाइट्स पे गए और HDRI बैकड्रॉप ऐसे क्लिक किया और आपने जस्ट ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर दिए, दैट्स इट। अच्छा, अब आपने देखा है कि ये चीज़ें कुछ इस तरह से हो रही हैं। अभी आप ना इससे काफ़ी ज़्यादा इनकाउंटर करेंगे। अगर कोई इस तरह का मसला आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये डबल ज्योमेट्री पड़ी हुई है, और ये इसको हम टेक्निकल टर्म में अनरियल इंजन वाले कहते हैं जी फाइटिंग। तो ये जी फाइटिंग कर रहे हैं। तो इसका जो सिंपल हल है कि या तो इस ज्योमेट्री को देख लें और या इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, ताकि वो ज्योमेट्री एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करे। अब आपने देखा है कि मैंने HDR आपका जस्ट सिंपली ड्रैग ड्रॉप किया, तो आपके पास ये HDR जो है वो आ गया हुआ। अब मेरे पास चूँकि यहाँ पर एक अदद स्काईलाइट और भी है गालबन, या शायद नहीं है, एक्सपोनेंशियल हाइट फॉग, सॉरी, इसके अंदर ही स्काईलाइट होती है ये। अच्छा, अब इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है कि मोस्ट प्रॉब्ली शायद ये सिर्फ इसकी लाइटिंग क्यों नहीं इफेक्ट हो रही। ये मैंने इसके ऊपर भी स्टडी करता हूँ, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा मसला आया है कि आपका ना, ओके सॉरी, एक और भी इशू हो सकता है जो अभी मैं नोट कर रहा हूँ। वो ये नोट कर रहा हूँ कि आपने भी नोट किया होगा कि जैसे ही मैं कैमरा नीचे लेके जाता हूँ तो लाइट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, कैमरा ऊपर लेके जाता हूँ तो लाइट डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। बेसिकली ये हो क्या रहा है? ये रहा है कि जिस तरह हम सब के जो कैमराज है ना उसके अंदर ऑटो एक्सपोजर बिल्ट इन होता है। ऑटो एक्सपोजर क्या चीज़ है? अगर हम यूट्यूब के ऊपर देख लें, ऑटो एक्सपोजर का वैसे जनरली सबको पता ही होता है। सॉरी, इसको ऑटो एक्सपोजर क्या है जनरली वैसे हम सबको पता होता है कि जिस वक्त आप लाइट की तरफ अपने मोबाइल के कैमरे को करते हैं तो वो सिर्फ उस लाइट को देखता है, बाकी सब कुछ डिम कर देता है। और जिस वक्त आप थोड़ा सा साइड पे होते हैं तो आपका एक्सपोजर बेसिकली वो उस साइड पे देखना शुरू, यानी उसको ब्राइट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से हमें यहाँ पर लाइटिंग का आइडिया नहीं हो रहा। अच्छा, अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इस ऑटो एक्सपोजर को बंद करना है। अब ये ऑटो एक्सपोजर कैसे बंद होता है? ये पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम, यानी ये दूसरे लफ्ज़ों में मैं इसको थोड़ा सा रिलेट कर देता हूँ, लेकिन टेक्निकली होता नहीं है, लेकिन ये इसको आप काइंड ऑफ लाइक रेंडर सेटअप से रिलेट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम है ये, क्योंकि टेक्निकली ये काम करता है कि आपकी हर चीज़ को, हर रेंडर सेटिंग को, हर लाइट को और इस सब को ओवरराइड कर रहा होता है। पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम इसका हम कहते हैं।
तो हम इसको काइंड ऑफ रेंडर सेटिंग से रिलेट कर सकते हैं कि आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इधर वापस आऊँ तो आपने इस पे यहाँ पर जाना है एक्सपोजर। मैनुअली भी मैं इस पे जा सकता हूँ। अच्छा, ये जो छोटा सा गियर का आइकन नज़र आ रहा है, मैं इसको क्लिक करके और कोलैप्स ऑल कैटेगरीज कर लेता हूँ, यानी ये सारी बंद हो जाती हैं। जैसे हम इस वक्त मैक्स में कोई भी लाइट पे हमने क्लिक किया हो तो ये सब रोल आउट्स बंद है। मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन ऑल और क्लोज़ ऑल रोल आउट कर देता हूँ। तो उसी तरह से हमारे पास ये गियर बॉक्स अवेलेबल है। हम इस पे यहाँ पे कोलैप्स और एक्सपैंड ऑल और कोलैप्स ऑल कर लेते हैं। तो इससे ज़रा थोड़ा सा चीज़ को विजुअली जिस वक्त आप पहली दफ़ा ढूंढ रहे हैं तो ढूंढना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब हमने मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर ढूंढना है, टाइप ही कर लेते हैं EXP, ये है लेंस में। ठीक है जी, हम दोबारा वापस चले जाते हैं, इस जगह पे गए, कोलैप्स ऑल और लेंस का सेक्शन। मोबाइल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ब्लूम हमने देखा है, इसको हम बंद कर देते हैं और ये हमारे पास एक्सपोजर आ गया। अच्छा, अब इसमें सबसे पहला काम हमने ये करना है मीटरिंग मोड, इसको हमने करना है मैनुअल, यानी हमने इसको कहा कि अनरियल इंजन किसी भी किस्म का एक्सपोजर ख़ुद सेट ना करे, हमने उसे करना है। उसके बाद हमने अप्लाई फ़िज़िकल कैमरा एक्सपोजर, इसको ऑन करना है। अब चूंकि हम लोग ज़्यादातर, जैसे मैं अगर अपनी बात करूँगा तो मैं फ़िज़िकल कैमरा एक्सपोजर नहीं ऑन करता हूँ, जो कि जैसे अगर हम लोग, जैसे ये हमारे पास फ़िज़िकल एक्सपोजर कंट्रोल है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये अनरियल इंजन में भी फ़िज़िकल एक्सपोजर कंट्रोल है और ये टिक हुआ हुआ है। पर्सनली मुझे ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, या यूँ भी कह लें आदत भी नहीं रही, क्योंकि फ़िज़िकल एक्सपोजर कंट्रोल में आपको फिर ISO शटर स्पीड और F नंबर, इन चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसकी बजाय हमारे पास ये इन्होंने एक सिंपल मोड दिया हुआ है कि EV है, जस्ट सिंपल एक्सपोजर वैल्यू दी हुई है, आप इसको ऊपर नीचे डायल करें तो ऑटोमेटिकली आपका लाइट कंट्रोल होता है। इसी तरह से मैं इसको अप्लाई फ़िज़िकल एक्सपोजर को टिक किया और उसके बाद मैंने इसको अनटिक कर दिया तो हमारे पास EV कंट्रोल आ गया। अब क्या हुआ, हमारे पास जस्ट सिंपल ये एक्सपोजर कंपनसेशन वाला एक रोल आउट आ गया। अब इसको मैंने टिक किया तो हमारे पास वेरी सिंपली बिल्कुल कोरोना, इसकी वीरे की तरह या कोरोना की तरह एक EV वाला कंट्रोल आ गया, ये वाला, जिससे हम कैमरे का अपना एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपने देखा है कि जैसे ही मैंने एक्सपोजर एडजस्ट किया तो हमारी लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो गई है, यानी मैं जिस डायरेक्शन में भी देख रहा हूँ हमारी लाइटिंग वो चेंज नहीं हो रही, यानी अपनी मर्ज़ी से मैं अगर यूँ कर रहा हूँ तो वो इधर एक्सपोजर बढ़ नहीं रहा, ऊपर कर रहा हूँ तो एक्सपोजर ज़्यादा नहीं हो रहा, यानी जो हमारा कंसिस्टेंट एक ही एक्सपोजर है वही थ्रू आउट एक्सपोजर जो है वो चला आ रहा है। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इसमें भी अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रही है। सच ये वाली सरफेस जो है ना, ये बिल्कुल सफ़ेद पड़ी है, ये वाली सरफेस क्यों ऐसी आ गई है? वो इस वजह से क्योंकि ग्लोबल इल्यूमिनेशन नहीं काम कर रही अभी, मुझे भी नहीं आइडिया हो रहा, क्योंकि ये मैंने ना अभी तक HDR इस तरह से मैंने नहीं यूज़ किया, मैंने हमेशा ना स्काई लाइट के साथ HDR यूज़ किया है। जैसे अगर मैं लाइट में जाऊंगा ना और स्काई लाइट एक्टर को ऐसे ड्रैग ड्रॉप करूंगा और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ रहा है SLS क्यूब मैप कैप्चर, तो मैं यहाँ पर से HDR यूज़ कर सकता हूँ। तो आपने देखा है कि ये HDR जैसे ही ऑन हुआ तो ग्लोबल इल्यूमिनेशन आपकी ऑन हो गई है। तो मुझे अभी तक इसका आइडिया नहीं हुआ, मैं इस बारे में ख़ुद भी जाकर रिसर्च करूँगा कि ये जो लाइट्स में ये जो HDR बैकड्रॉप है ये क्यों नहीं सही तरह से काम कर रहा। करना चाहिए है, करता भी है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली किसी वजह से नहीं कर रहा। नहीं मतलब इसमें वो लाइट भी बिल्ट इन होती है, ऐसा नहीं है। हो सकता है इसमें कोई सेटिंग ऐसी हो जो मैं ना समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये कि मैं रिसर्च करूँगा इसके ऊपर दोबारा जाके। लेकिन अभी तक जो मैंने लाइट सेटअप किया ना, मैंने ग्लोबल इल्यूमिनेशन इस तरह से यूज़ की है, यानी ऐसे HDR जो है ना वो मैंने इस तरह से लगाया, यानी आपका स्काई लाइट एक्टर यूज़ किया। क्योंकि अभी चूँकि मुझे भी तकरीबन 1 साल ही हुआ है, तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता से एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता।
तो लेकिन ये है कि आपने देखा है कि इस तरह से आपकी ग्लोबल इल्यूमिनेशन जो है वो ऑन हो गई है। तो कोई कंफ्यूजन परेशानी? देखो सन स्काई रहेगा लाइट के अंदर, सबसे नीचे लाइट है, ऊपर ही ये वही लगाई थी अभी, सबसे आगे। सन एंड स्काई, ये डिफ़ॉल्ट होता है। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, सॉरी, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट में डिफ़ॉल्ट है। अब जिस वक्त मैं ये लगा लूँगा ना तो मुझे स्काईलाइट एक्टर की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कैसे? लाइटिंग सन एंड स्काई सिस्टम, तो ये हमारा बिल्कुल वो जो सिस्टम है ना वो बन गया। अब आपने देखा कि एक्सपोजर थोड़ा सा कंपनसेट हो गया। मैं इसको दोबारा वापस ला के और इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, तो ये हमारे पास सन एंड स्काई वाला सारा सिस्टम, वही जो डिफ़ॉल्ट आर्किटेक्चरल टेम्पलेट लोड होता है तो उसके अंदर ये तो सर जिस सन तरह एंड स्काई ये होता है। क्लाउड ऐड हो सकते हैं या इस तरह बिल्कुल सब कुछ ऐड हो सकता है। क्लाउड का वो ऐड करना होता है ना। वो पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम वो इफ़ेक्ट्स में आना है। जैसे मैं यहाँ पे चला जाऊँ सिनेमैटिक सॉरी विजुअल इफ़ेक्ट्स, मैंने जैसे ही पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम ऐड किया था और ये बाकी सारे। अच्छा, अब हम फॉर द टाइम बिंग जल्दी से एक न्यू लेवल में जाते हैं, आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, और मैं इसको एक अदद दोबारा टेस्ट कर देता हूँ। टेस्ट डू नॉट सेव चेंजेस। अच्छा, आपको ये बताना था बेसिकली इस तरह से मैनुअली ऐड करने की बजाय ना, अगर आपने जैसे कोई नया लेवल शुरू किया, मैं न्यू लेवल शुरू करता हूँ, मैंने इसको एम्प्टी लेवल कर दिया। मैंने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना लिया जैसे शेप्स और एक प्लेन ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर ले, स्केल उसको अप कर लिया ऐसे, और उसको मैं अनलिट और लिट, ताकि ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाए। अब मैं इधर वापस आऊँगा ना तो मैं लाइटिंग कैसे करूँगा अनरियल इंजन में? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको शायद मोस्ट प्रॉब्ली, मेरा जहाँ तक ख्याल है, अभी फ़िलहाल HDRs में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इन्वायरमेंट लाइट मिक्सर ये वाला टैब ओपन कर लेना है। इसको मैं लेट से कंट्रोल स्पेस बार दबा के इसको मैं डॉक इन लेआउट कर लेता हूँ और इस टैब को मैं इस जगह पे कर देता हूँ। जस्ट वेरी सिंपली सन एंड स्काई बनाने का बहुत आसान सा तरीका है। इधर से गए, इन्वायरमेंट लाइट मिक्सर ऑन किया, क्रिएट स्काईलाइट क्लिक किया, एटमॉस्फेरिक लाइट पे क्लिक किया, एटमॉस्फेरिक स्काई, वॉल्यूमेट्रिक क्लाउड, हाइड, दैट्स इट। आपके पास एक अदद पूरे का पूरा सन एंड स्काई सिस्टम आ गया। ठीक हो गया। और ये सारी इसकी नीचे प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, यानी वॉल्यूम, क्लाउड, स्काईलाइट को आपने क्या करना है, ग्राउंड शेडोज़, सन की इंटेंसिटी कम ज़्यादा करनी है, ये आप इसको इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या हुआ, हमारे पास वेरी सिंपली आ गया। अब आपने जो शॉर्टकट की याद रखनी है वो इधर से भी आप कर सकते हैं। ये हमारा सन एंड स्काई वाला सिस्टम है। वेर इज़ द, जैसे ये डायरेक्शनल लाइट है, ये हमारी सनलाइट है। मैंने की प्रेस की कंट्रोल L और उसके बाद मैंने ऐसे कंट्रोल L दबा के माउस को सिर्फ मूव करना है, दैट्स इट। अब देख रहे हैं मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो हमारे पास ये सन की जो डायरेक्शन है और इंक्लूडिंग क्लाउड्स हैं वो मूव हो रहे हैं। तो मैं इजीली आपका जो सन की जो प्लेसमेंट है वो सनसेट या नून या इस तरह घुमा के मैं इस जगह पे ले आऊँ और पीछे से ऐसे कर लूँ यूँ, तो मैं इस जगह पे लेके आ सकूँ। तो ये कंट्रोल L दबा के रखना आपने और उसके बाद हाँ जी, ये आपने प्रेस करके रखनी की। दूसरी लाइट लगाए थे उसकी क्या बोलते हैं, उसकी स्पॉट लाइट लगाए, दूसरी लाइटें लगाए तो उससे उनकी नहीं है ये शॉर्टकट की, ये सिर्फ सन एंड स्काई वाले सिस्टम की शॉर्टकट की है। यानी ये जो आपने सन एंड स्काई वाला ये ठीक हो गया। मुझे लगता है मैंने कोई लॉन्ग की प्रेस कर दी है। मेरे पास डबल तो मेरा ख्याल है कि आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। लाइटिंग हमारी सारी कवर अप हो चुकी हुई है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सन एंड स्काई आता है। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट जिस वक्त आप न्यू टेम्पलेट बनाएंगे ना आर्कविज का, नहीं, आपको कोई सन एंड स्काई करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने न्यू प्रोजेक्ट किया,
आर्किटेक्चरल टेम्पलेट और क्रिएट किया मैंने। लेट अनलेट में करना पड़ेगा, जिस तरह आपने डिजाइन नहीं, मैंने तो एक दफ़ा डिलीट किया था ना सारा सिस्टम, तो मैं डिलीट करके तो बनाया था। लेकिन जिस वक्त मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ऑन करूँगा ना, तो ये आपके पास ये सारा कुछ आएगा आपको। वो पड़ा है। ये सन बना हुआ है, ये सन एंड स्काई सिस्टम है। मैंने जैसे इसको उठा के साइड पे रख लिया। अब मैं कंट्रोल एल दबा के रखूँगा और उसके बाद मैं यहाँ से सन एंड स्काई की जो है वो प्लेसमेंट चेंज कर। मेरे ना हॉट की मुझे लगता है मैंने कोई कीबोर्ड की ना स्टिकी कीज़ दबा दी है, कुछ और किया है। ये स्टैटिक तो नहीं होगी, ये देखिए। मैंने ना कोई की दबा दी हुई है गलत, जिसकी वजह से ना अच्छी वाली चल रही थी, उसने वो विंडोज़ में होती है स्टिकी कीज़, मुझे लगता है वो किसी वजह से प्रेस हो गई है। तो लेकिन अब आप लोगों को सबको आइडिया हो चुका होगा कि बेसिकली लाइटिंग अनरियल इंजन में बेसिक्स ऑफ लाइटिंग जो है वो कैसे क्रिएट होती है और किस जगह से आती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट में जो है वो हम कोई मटेरियल्स की बेसिक्स जो हैं वो देख लेंगे कि मटेरियल्स क्या होते हैं और किस तरह से इसके ऊपर काम करते हैं। जिस तरह